पृथ्वी के सतह के अंदर का जल, पृथ्वी की सतह के अंदर का जल किसके कारण गर्म होता है? पृथ्वी के सतह के अंदर का जल किसके कारण गर्म होता है? किसके कारण गर्म होता है? चॉइस ए अवरक्त प्रकाश के कारण, चॉइस बी पराबैंगनी प्रकाश के कारण, चॉइस सी गामा तरंग के कारण, और चॉइस डी में लिख दीजिए दृश्य तरंग के कारण, जल्दी से आंसर करो, क्या होगा? तो आपको ध्यान रखना है नाइट विजिबल कैमरा अवरक्त तरंग, और जल के सतह के अंदर, जो पृथ्वी के सतह के अंदर जल है उसको गर्म रखने का काम कौन करता है? अवरक्त तरंग, इंफ्रारेड करता है। तो सही आंसर अवरक्त तरंग, बिल्कुल सही आंसर हो गया। जल्दी बोलो, इसमें ओजोन परत किससे सुरक्षा प्रदान करता है? किससे? पराबैंगनी से। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लिख दीजिए। बीपीएससी लेवल का एक आसान क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन लिखो। प्रकाश है, चॉइस ए अनुप्रस्थ तरंग, चॉइस बी अनुदैर्घ्य तरंग, चॉइस सी विद्युत चुंबकीय तरंग, चॉइस डी उष्मीय तरंग, चॉइस सी इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक सही। बोलो प्रकाश क्या है? क्या तुमको लगता है प्रकाश उष्मीय तरंग है? तो नहीं, प्रकाश उष्मीय नहीं है। प्रकाश का मतलब ही होता है दृश्य। जो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच जिसका वेवलेंथ होता है उसी को प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश में उष्मीय नहीं मानना। बोलो आंसर कौन होगा? अभी भी ये है, बोलो कौन कौन सोच रहा है? वेरी गुड। प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, और आप जानते हो सभी विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, और इसलिए ए और सी दोनों होगा, इसलिए सही आंसर ई हो गया। बहुत बढ़िया। तो ये सब ध्यान रखना है आपको कि हाँ समझ गया कि हाँ इसमें कौन कौन हो सकता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखो। भोजन बनाने के लिए प्रयुक्त हो सकता है, भोजन बनाने के लिए प्रयुक्त हो सकता है, भोजन बनाने के लिए प्रयुक्त हो सकता है। चॉइस ए रेडियो तरंग, चॉइस बी सूक्ष्म तरंग, चॉइस सी अवरक्त तरंग, चॉइस डी पराबैंगनी तरंग, चॉइस सी इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक सही। भोजन बनाने के लिए प्रयुक्त हो सकता है, एकदम अच्छा प्रश्न आपके लिए दिए हैं। जल्दी जल्दी सोच के आप सभी बच्चे आंसर करो। बना दिया? बोलो कितने बच्चे ए बना रहे हो? रेडियो तरंग, रेडियो में गाना सुन सुन के भोजन बनाएगा, रेडियो तो होगा ही नहीं। चलो कितने लोग सूक्ष्म तरंग बना रहे हो? और सूक्ष्म तरंग में तो कई लोग हैं। अवरक्त तरंग कितने लोग बना रहे हो? बहुत बढ़िया, अवरक्त तरंग बहुत सुंदर। और पराबैंगनी कितने लोग हो? नहीं। और ई चॉइस कितने लोग बना रहे हो? चलिए बहुत सुंदर। देखो अवरक्त तरंग से भोजन नहीं बनता है, अवरक्त तरंग केवल पृथ्वी के सतह के अंदर कुछ गर्म करता है, पराबैंगनी से भोजन नहीं बनता है। सूक्ष्म तरंग को इंग्लिश में माइक्रोवेव कहते हैं, और आजकल बाजारों में माइक्रोवेव ओवन मिलता है, नाम सुना है? तो माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव के द्वारा भोजन बनाते हैं, और इसलिए सही आंसर कौन होगा? सूक्ष्म तरंग। देखो क्वेश्चन कैसे घुमाता है, ये मेन समझना जरूरी है, नहीं समझोगे तो गड़बड़ हो गया। माइक्रोवेव ओवन में भोजन बनाते हैं जिसमें सूक्ष्म तरंग का प्रयोग होता है, और आंसर कौन हो गया? बी। चलिए एक क्वेश्चन और इस पर बना लीजिए और तब इधर का स्टेप हो जाएगा। लिखिए क्वेश्चन। किसका वेग सबसे कम है? किसका वेग सबसे कम है? किसका वेग सबसे कम है? चॉइस ए एक्स तरंग, चॉइस बी रेडियो तरंग, चॉइस सी प्रकाश तरंग, चॉइस डी ध्वनि तरंग, चॉइस ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक सही। किसका वेग सबसे कम है? एक्स तरंग ना, मार्टिक एक्स तरंग कौन होगा जी? अरे पिछला दिन समझाए हैं, आर एम आई वी यू एक्स वाई, ये सब का वेग 3 × 10 के पावर 8 है। एक्स का भी वेग यही है, रेडियो का वही है, प्रकाश का वही है। क्या ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग है? नहीं। तो सही आंसर डी। कई लोग परीक्षा में बेचारे एक्स वगैरह देख के सोचते हैं कि कुछ नया हुआ होगा, इसका स्पीड कम हो, तो आपको ध्यान रखना है पूरे 3 लाख वाला स्पीड का। बोलो क्लियर है सबका? अब आज का क्लास आगे की ओर बढ़ाएं, इतना तो आपको पिछले क्लास से सही हो गया। अब हम लोग देखें यांत्रिक तरंग 2 प्रकार के होते हैं। एक तरंग को हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव इसको इंग्लिश में कहते हैं। बढ़िया से सुनना है सभी बच्चों को, और तब क्वेश्चन पूछेंगे आंसर करना। देखो अब जो हम लोग चले जा रहे हैं इसके लिए माध्यम की आवश्यकता हो। पिछला जो चले थे विद्युत चुंबकीय तरंग, उसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं थी। अनुप्रस्थ तरंग का मतलब है कि जिसमें माध्यम के कण अपने माध्य स्थिति के ऊपर नीचे दोलन करता है, उसको हम लोग अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तुम बताओ एक रस्सी बांध दें और रस्सी में ऐसे करें तो बाकी रस्सी ऐसे ऐसे चलेगा, तो समझना कि अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न हुआ है। पानी में पत्थर फेंक दें तो पानी के सतह पर ऐसे ऐसे चलते देखे हो, तो समझना कि कौन तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। आपसे पूछेगा कि अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण माध्य स्थिति से आगे पीछे दोलन करता है कि ऊपर नीचे, तो अनुप्रस्थ तरंग का मतलब इसमें माध्यम के कण अपने माध्य स्थिति के बीच स्थिति के ऊपर नीचे दोलन करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। क्या फिगर क्लियर है सबका? दूसरा इंपॉर्टेंट बात, ऊपर वाले को हम लोग थ्रो श्रृंग कहते हैं। ऊपर वाले का नाम क्या है? श्रृंग। और नीचे क्रिस्ट गर्त कहते हैं। थ्रो एंड क्रिस्ट, श्रृंग और गर्त का निर्माण होता है।
आपसे कहे कि बताओ अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है? श्रृंग और गर्त का निर्माण होता है। अनुप्रस्थ तरंग में ध्यान रखना है किसका निर्माण होगा? श्रृंग और गर्त का। श्रृंग किसको कहेंगे? ऊपर वाले को। गर्त किसको कहेंगे? नीचे वाले को। तो अनुप्रस्थ तरंग में श्रृंग और गर्त का निर्माण होता है। जल्दी बोलो, क्या अनुप्रस्थ तरंग सॉलिड ठोस में उत्पन्न कर सकते हैं? यस या नो में सोचो, क्या ठोस में हम इसको उत्पन्न कर सकते हैं? जल्दी बोलिए। मैं अभी समझाया था कि रस्सी बांध के ऐसे किए तो रस्सी ऊपर नीचे चला गया, तो रस्सी द्रव है कि गैस? ठोस है, तो ठोस में उत्पन्न होगा ना जी, तो ठोस में गायब कर दी। रस्सी में ऐसे किए तो ऊपर नीचे चला गया, यानी बोलो अनुप्रस्थ तरंग ठोस में उत्पन्न हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। जल्दी बोलो, अनुप्रस्थ तरंग गैस में उत्पन्न हो सकता है कि नहीं? जल्दी बोलो। हवा को द्रव में भी उत्पन्न नहीं कर सकते। बात सुनेगा बढ़िया से, जरा ध्यान से समझो। पूछेगा अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होता है तो आंसर केवल ठोस में, द्रव में और गैस में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं होता। बोलो, पानी में पत्थर फेंके तो पानी की सतह पर ऐसे जो चल रहा है वो कौन सा तरंग? तो वो ऊपर नीचे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? पानी में पत्थर फेंके, बोलो पानी ऊपर नीचे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। वो कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। तुमसे कहें कि पानी में पत्थर फेंकने से कौन तरंग उत्पन्न हुआ? अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न हुआ। बोलो, द्रव में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न हो सकता है? जल्दी बोलो। नहीं हो सकता। अभी समझा रहे, नहीं हो सकता। द्रव में उत्पन्न नहीं हो सकता, ध्यान रखो। हाँ, अब कई बच्चे फिर सोच रहे हैं, बता रहे हैं पानी में हो गया, अब फिर कह रहे हैं द्रव में नहीं हो। अरे नालायक, यहां शब्द है द्रव में नहीं हो सकता, द्रव के ऊपरी सतह पर हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम पानी में पत्थर मारोगे तो अंदर में ऐसे चल रहा है। द्रव में नहीं हो सकता, इसे केवल ठोस में और द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न किया जा सकता है। इसीलिए बच्चे जनरली इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं। अनुप्रस्थ तरंग किसमें उत्पन्न नहीं कर सकते? ठोस में, द्रव में, गैस में, और ई चॉइस एक से अधिक सही। तो लड़का क्या करता है? पानी में चला लिया, रस्सी में चला लिया और मार के चलाया गैस। यहाँ आंसर है द्रव में और गैस में उत्पन्न नहीं हो सकता। गैस में होना ही नहीं है, कहीं नहीं, लेकिन द्रव में अंदर नहीं हो सकता, केवल ऊपरी सतह पर हो सकता। हाँ, अगर चॉइस में रहेगा द्रव के ऊपरी सतह पर होगा, द्रव में तो नहीं होगा। बोलो, जो कंफ्यूजन क्लियर हो गया सबका? चलिए जल्दी से इस चीज को लिखिए। नीचे लिखो, अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग ट्रांसवर्स वेव लिक्विड एस। अनुप्रस्थ तरंग ट्रांसवर्स वेव लिक्विड एस। अनुप्रस्थ तरंग गैस तक लिखिए। इसमें माध्यम की कण, इसमें माध्यम की कण, इसमें माध्यम की कण अपने माध्य स्थिति के, माध्यम के कण अपने माध्य स्थिति के ऊपर नीचे दोलन करता है। माध्यम के कण अपने माध्य स्थिति के ऊपर नीचे दोलन करता है। माध्य स्थिति के ऊपर नीचे दोलन करता है। नीचे डैश लिखो। अनुप्रस्थ तरंग में श्रृंग और गर्त का निर्माण होता है। अनुप्रस्थ तरंग में श्रृंग और गर्त का निर्माण होता है। अनुप्रस्थ तरंग में श्रृंग और गर्त का निर्माण होता है। नीचे इस फिगर को बना दीजिए। ऊपर वाले को क्या कहोगे? श्रृंग, और नीचे वाले को गर्त। श्रृंग और गर्त का निर्माण होता है। ऊपर वाला कहीं भी होगा तो ध्यान रखना कि ऊपर रहेगा तो क्या कहेंगे? श्रृंग, और नीचे रहेगा तो गर्त। श्रृंग गर्त, श्रृंग गर्त, दिमाग में आपको सेट रखना है। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दीजिए। अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग को, अनुप्रस्थ तरंग को केवल ठोस में, अनुप्रस्थ तरंग को केवल ठोस में, केवल ठोस में और द्रव के ऊपरी सतह पर, और द्रव के ऊपरी सतह पर, ऊपरी सतह पर उत्पन्न किया जा सकता है। केवल ठोस में और द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न किया जा सकता है। केवल ठोस में और द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न किया जा सकता है। लिखा गया सबसे? इसको कहां उत्पन्न कर सकते हैं? ठोस में और द्रव के ऊपरी सतह पर। नीचे डबल सितारा लगा के लिख दो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अनुप्रस्थ तरंग को, अनुप्रस्थ तरंग को द्रव में और गैस में उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। अनुप्रस्थ तरंग को द्रव में और गैस में उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। द्रव में और गैस में उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। द्रव में और गैस में उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। चलिए नीचे लिख दीजिए। अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुदैर्ध्य तरंग। चलिए हम लोग ध्यान से सुनेंगे। अनुप्रस्थ तरंग ओनली किसमें हो सकता है? सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में उसको जनरेट नहीं कर सकते। अब हम लोग चलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, सुनो ध्यान से। अगर हम कोई स्प्रिंग ले ले और स्प्रिंग को ऐसे दबा दें और आगे पीछे का कंपन हो तो समझना कौन सा तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग। आपको याद होगा बचपन में स्कूल की घंटी मारे टन तो थोड़ा देर तक टन वाला आवाज होते रहता। साइकिल की घंटी टन तो थोड़ा देर तक कंपन देखते होगे। बस अब समझ गया होगा साउंड कैसा तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग। देखो इसीलिए साउंड शुरू करने के पहले वेव समझना होगा, क्योंकि जब तक तुम यही नहीं समझोगे तो आगे तुम्हें समस्याएं होगी। तो अब तुमको ध्यान रखना है कि जब माध्यम के कण अपने माध्य स्थिति के आगे पीछे दोलन करता है तो इसको हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ऊपर नीचे दोलन करेगा तो अनुप्रस्थ तरंग, आगे पीछे दोलन करेगा तो अनुदैर्ध्य तरंग। आगे वाला को हम लोग संपीड़न कहते हैं और पीछे वाला को हम लोग विरलन कहते हैं। संपीड़न और विरलन। उधर क्या था? श्रृंग और गर्त। अगला नंबर अब बता दो, अनुदैर्ध्य तरंग ठोस में उत्पन्न होगा कि द्रव में उत्पन्न होगा कि गैस में उत्पन्न होगा? जल्दी बोलिए। घंटी लिए मारे टन चल दिया तो अनुप्रस्थ तरंग ठोस में उत्पन्न होगा। क्या अनुप्रस्थ तरंग द्रव में उत्पन्न होगा? मछली अगर अंदर आवाज निकाले तो क्या अंदर की दूसरी मछली सुन सकती है? जल्दी बोलो।
सुन सकती है? तो सुन सकती है। द्रव में भी साउंड जाता है। बोलो गैस में साउंड, गैस में जाएगा। अरे तो जितना लड़का बैठा है उसके कार में गैस थ्रू ही तो मेरी आवाज जा रही। तो इसका मतलब साउंड जिसमें भी जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग होगा, यानी अनुदैर्ध्य तरंग सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, तीनों मीडियम में हो सकता है। बोलो क्लियर है सबका? नीचे लिख दीजिए अनुदैर्ध्य तरंग, लिखते हैं माध्यम के कारण, माध्यम के कारण माध्य स्थिति के, माध्यम के कारण माध्य स्थिति के आगे और पीछे दोलन करता है। माध्यम के कारण माध्य स्थिति के आगे और पीछे दोलन करता है। माध्यम के कारण माध्य स्थिति के आगे और पीछे दोलन करता है। नीचे डैश करके लिख दीजिए अनुदैर्ध्य तरंग में, अनुदैर्ध्य तरंग में संपीड़न और विरलन का निर्माण होता है। अनुदैर्ध्य तरंग में संपीड़न और विरलन का निर्माण होता है। संपीड़न और विरलन का निर्माण होता है। इस फिगर को बना दीजिए, आगे संपीड़न पीछे विरलन, संपीड़न और विरलन का निर्माण होता है। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दीजिए अनुदैर्ध्य तरंग को, अनुदैर्ध्य तरंग को सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न किया जा सकता है। अनुदैर्ध्य तरंग को ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न किया जा सकता है। ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न किया जा सकता है। तीनों माध्यम में उत्पन्न किया जा सकता है। तीनों माध्यम में उत्पन्न किया जा सकता है। लिखा गया सबसे? चलिए नीचे हेडिंग दे दो परिभाषा, कुछ हम लोग डिफिनेशन देखेंगे और ये सारे परिभाषा का बहुत काम आएगा। ये डिफिनेशन ही आपको मेन सीखना होगा। नीचे लिख दीजिए परिभाषा, पहला नंबर लिख दीजिए तरंगदैर्ध्य। तरंगदैर्ध्य इंग्लिश में क्या कहेंगे? वेवलेंथ। तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ। स्ट्रिंग और गर्त को इंग्लिश में थ्रो एंड ट्विस्ट कहते हैं, थ्रो एंड ट्विस्ट। तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ। चलो सुनोगे, सबका ध्यान एकदम बढ़िया से आ जाएगा क्योंकि इसके बाद जस्ट इस परिभाषा से ही कुछ न्यूमेरिकल चलेगा। वो छोटे छोटे हिसाब आपसे एकदम बनना चाहिए। देखो कोई भी वेव चलेगा तो आपको मालूम है यहाँ थ्रो, स्ट्रिंग, यहाँ ट्विस्ट, गर्त, फिर बोलो यहाँ स्ट्रिंग, फिर आगे क्या होगा? गर्त। दो लगातार स्ट्रिंग और गर्त के बीच के दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। मतलब दिमाग में सेट करोगे, वेवलेंथ का मतलब दूरी होता है। बढ़िया से सुनना, तुम लोग बचपन से बात पढ़े हो, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है, पढ़ा है ना? अब बताओ हम इसमें ऐसे बना दें और एक ऐसे बना दें, बोलो पहला और दूसरा में लाल कौन वाला है? जल्दी बोलो, पहला बैगनी कौन वाला है, दूसरा? परिभाषा जो बच्चा नहीं जानेगा वो लाल बैगनी समझ नहीं पाए। तुमको यही समझा रहे हैं, दो लगातार स्ट्रिंग और गर्त की दूरी ये तरंगदैर्ध्य है, इसको लैम्डा से सूचित करते हैं। दो लगातार स्ट्रिंग और गर्त की दूरी लैम्डा है, ऊपर का लैम्डा ज्यादा है, नीचे का लैम्डा कम है। ये जिसका ज्यादा होगा वो रेड कलर है, कम होगा वो बैगनी कलर। अगर रास्ते में बहुत सारा धूल कण मिलेगा तो बोलो एक लाल रंग एकदम गैप लेके चलता है और बैगनी बेचारा डुबुक डुबुक चलता है, तो ज्यादा बार कौन टकराएगा? चलो बोलो बैगनी, इसीलिए कम दूर जाता है। लाल ज्यादा बार टकराएगा कि कम बार? इसीलिए लाल दूर तक जाता है। क्वेश्चन देगा लाल रंग दूर तक जाता है क्योंकि इसका बिखराव कम होता है, इसका बिखराव अधिक होता है। जनरली प्रायः बच्चे लाल देखते ही अधिक वाला ही मार के आता है, लाल है तो ज्यादा हो, अरे बिखराव ज्यादा होगा, बिखराव कम हो। अब उसी तरह से अब यहाँ हम लोग को समझना है, दो लगातार स्ट्रिंग और गर्त की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्ध्य। तरंगदैर्ध्य को लैम्डा से सूचित करते हैं। ऐसे हम लोग लिखेंगे तो क्या पढ़ेंगे? लैम्डा। ठेठ में तरंगदैर्ध्य माने दूरी। हम जो डेग चला रहे हैं ये तरंगदैर्ध्य, बहुत बड़ा बड़ा डेग चलाएंगे तो बोलो तरंगदैर्ध्य ज्यादा है कि कम है? चलो बोलो ज्यादा। छोटा छोटा डेग चलाएंगे कम। जब तुम चलना तो कहना कि वो दो डेग की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं, वही तरंग वाला हालचाल है। बोलो वेवलेंथ का ठेठ मतलब समझ गया? दूरी वाली बात। बताओ तुमको हम कहें कि हवा से पानी में भेज दे, गंगा नदी में भेज दे, आधा कमर डुबा दे, तो तुम्हारा वेवलेंथ घटेगा बढ़ेगा वही रहेगा। जब आधा पानी में डूब के बड़ा वो डेग उठाना तो समझ में आएगा। हवा में ज्यादा बड़ा डेग ना उठाओगे, पानी में उतने बड़ा होगा कि कम जाएगा। बस तो लाइट में भी सेम चीज, हवा से पानी में जाएगा तो तरंगदैर्ध्य घट जाएगा। लाइट में हम सीखे थे। तो अब तरंगदैर्ध्य का मतलब ठेठ में क्या हुआ? दूरी। किसकी दूरी? स्ट्रिंग और गर्त की दूरी। क्लियर है सबका? ये तरंगदैर्ध्य को किससे सूचित करते हैं? लैम्डा से। बोलो तुम बता दो, कोई नहीं बोलना। तरंग का दैर्ध्य का ऐसा ही मात्रा किलो होगा कि सेकंड होगा? सेकंड होगा। दूरी को सेकंड में मापेंगे। तुम्हारा घर कितना दूर है तो तुम कहेंगे 40 सेकंड, 40 किलो दूर है ना, किसमें बोलोगे? मीटर। तो ये तरंगदैर्ध्य का ऐसा ही मात्रा क्या होगा? मीटर। पर ये मत बोलो कि हमको याद नहीं है, बुद्धि लगा बुद्धि। तुमसे पूछा जा रहा है कि बताओ तरंगदैर्ध्य का ऐसा ही मात्रा क्या है, तो तुम कहना कि सर समझ गए तरंगदैर्ध्य दूरी है, तो दूरी का मात्रा क्या होगा? मीटर। बहुत छोटी दूरी होगी, क्योंकि लाइट वगैरह में बहुत कम चलता है, तो बहुत छोटी दूरी के लिए एंगस्ट्रम का प्रयोग करते हैं। क्योंकि लाइट वगैरह में मीटर फीता से नापोगे कि लाइट कितना डुबकनिया मारा है तो क्या नापा जाएगा? नहीं, तो उसको एंगस्ट्रम में मापते हैं और एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। अब एक बार का क्वेश्चन दे दिया कि तरंगदैर्ध्य का मात्रक है, अब दे दिया मीटर भी, अब दे दिया एंगस्ट्रम भी, दे दिया किलो भी, अब दे दिया सेकंड भी, और चॉइस की दे दिया एक से अधिक, तो एक से अधिक हो गया। ये सारी मात्रक बोलेगा तो केवल मीटर हो, लेकिन केवल कहेगा तरंगदैर्ध्य का मात्रक है, मीटर भी हो सकता, सेंटीमीटर भी हो सकता, किलोमीटर भी हो सकता, एंगस्ट्रम भी हो सकता, जिससे लंबाई मापेंगे सब उसका मात्रक। बहुत क्लियर है सबको? लिख दीजिए जल्दी से तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ डैश तक लिखिए। हाँ, वजन का मात्रक लंदन के लेकर के पूछोगे कैसे पसेरी तो समझेगा नहीं, यहाँ समझे तो मात्रक है, लेकिन किलो बोलोगे तो इंडिया में भी समझेगा, लंदन में भी समझेगा, तो ऐसा ही मात्रक है। बात समझे? तो मात्रक कई तरह का हो सकता है, क्षेत्रीय भी हो सकता है, दूसरे देश का हो सकता है, ये सारी बोलेंगे तो वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल मात्रक है, तो ये दोनों में अंतर होगा। तो चलिए एक बच्चे पूछ रहे हैं सर एंगस्ट्रम क्या है? एंगस्ट्रम छोटी दूरी मापने की इकाई है। जब बहुत छोटा छोटा डुबकुनिया मारता है तो इसको एंगस्ट्रम में मापते हैं, क्योंकि इस एक एंगस्ट्रम में 10 के पावर -10 मीटर होता है। लिख दीजिए जल्दी से नीचे डैश देखिए, दो लगातार
दो लगातार श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी को, दो लगातार श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी को, दो लगातार श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी को, दूरी अंडरलाइन कर लेना, मेन ध्यान रखना कि तरंग दैर्घ्य दूरी है। दो लगातार श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। नीचे डैश देखिए, तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से सूचित करते हैं, तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से सूचित करते हैं, और इसका एसआई मात्रक, और इसका एसआई मात्रक बोलो क्या है, मीटर है। इसका एसआई मात्रक मीटर है, मीटर है। नीचे डैश लिख लीजिए, एसआई मात्रक मीटर है। नीचे डैश लिखते हैं, छोटे तरंग दैर्घ्य के मात्रक के रूप में, छोटे तरंग दैर्घ्य के मात्रक के रूप में, छोटे तरंग दैर्घ्य के मात्रक के रूप में एंगस्ट्रम का प्रयोग करते हैं। एंगस्ट्रम लिखा हुआ है, कहीं भी बहुत छोटी दूरी मापना है तो हम लोग एंगस्ट्रम यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत छोटी दूरी के लिए, बहुत बड़ी दूरी के लिए क्या होता है, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। पढ़े हो ना? अब तुमको प्रकाश वर्ष का मतलब क्या है, एक वर्ष में प्रकाश जितना दूर जाए। अब बात समझो जरा ध्यान से, प्रकाश वर्ष का मतलब एक वर्ष में प्रकाश जितना दूर जाए। एक गिनने में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर जाता है, एक गिना तुम तो लाइट 3 लाख किलोमीटर गया, पटना से दिल्ली 1000 किलोमीटर, तो तुम एक गिना, एक सेकंड में स्पीड 3 लाख किलोमीटर है, तो साल भर में जितना जाएगा वो एक प्रकाश वर्ष। और कई कई तारा 100-200 प्रकाश वर्ष की दूरी पर, तो बड़े दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि सर एंगस्ट्रम और कहीं नहीं यूज कर सकते, अब तुम ही बताओ तुमको कहे कितना लंबा हो, तो तुम प्रकाश वर्ष में बोलेगा। एक साल में जितना दूर लाइट जाएगा 1 लाइट ईयर है। अब तुम कहेगा कि 0.0000 फिर लगा के कहेगा उतना लाइट ईयर लंबा है, तो ये मूर्खता ना हो गया जी। कहां क्या लगाओगे ये भी पर्टिकुलर तुमको सोचना हो। तो बहुत छोटी कोई दूरी होगी तब हम लोग एंगस्ट्रम का प्रयोग कर सकते हैं। बोलिए क्लियर है सबका? चलिए तो नीचे लिख दीजिए, एक एंगस्ट्रम बराबर, एक एंगस्ट्रम बराबर, एक बच्चा पूछ रहा है केल्विन थर्मामीटर में अंतर, वही अंतर है जो फीता मीटर में। देखो फीता ले लो हाथ में, अब तुम कितना मीटर लंबा हो, तो मीटर मात्रक है, थर्मामीटर उपकरण है। लिखा एक एंगस्ट्रम बराबर बोलो कितना, 10 के पावर -10 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर। ये डिग्री में बिंदु दिए हैं इसको, एंगस्ट्रम का संकेत है। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर। चलिए लिखा गया सबसे। चलिए नीचे लिख दीजिए आवर्तकाल, परिभाषा में आवर्तकाल, टाइम पीरियड, आवर्तकाल टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। 10 तक लिख दीजिए, एक दोलन पूरा करने में, एक दोलन पूरा करने में, एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं, लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से सूचित करते हैं, बड़ा टी, इसे टी से सूचित करते हैं, टी से सूचित करते हैं। आवर्तकाल का एसआई मात्रक, आवर्तकाल का एसआई मात्रक सेकंड है, आवर्तकाल का एसआई मात्रक सेकंड है, आवर्तकाल का एसआई मात्रक सेकंड है। लिखा गया सबसे। सुनेंगे बढ़िया से, बताओ अगर झूला झूल रहे हो तो यहां से ऐसे चले गए तो एक बार हो गया, नहीं ना हुआ। तुम बच्चे से देखा होगा, अगर 5-5 बार झूल के उतारने वाला बारी है तो बोलो अगर 6 बार झूल के उतारना है तो कोई कहे 1 2 3 तो उतरेगा वो नहीं, वो कहेगा गए अब आए तो एक हो। तो अब बताओ एक दोलन किसी को कहते, तो इतना में कुछ टाइम लगेगा ना, इस टाइम को ही हम लोग टाइम पीरियड आवर्तकाल कहते। एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते। एक दोलन का मतलब है गए और आए। बोलो एक दोलन का मतलब ये हो गया कि पूरा हो गया, पूरा ऐसे और ऐसे। अब कहेंगे एक दोलन, पानी में पत्थर फेंके तो ऐसे और ऐसे, अब एक दोलन, इसमें जो टाइम लगा वो आवर्तकाल। बोलो आवर्तकाल का मतलब समय है, किसका समय, एक दोलन करने में लगा समय। अब जल्दी से बता दो, इसमें आप सभी बच्चे समझ रहे होंगे कि इसका एसआई मात्रक किलो की मीटर सेकंड होगा, समय ना है जी। लिख दो नीचे डैश देके, आवर्तकाल का एसआई मात्रक सेकंड है। लिखा गया सबसे। नीचे लिख दो अगला नंबर, लास्ट डिफिनेशन, आवृत्ति, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। इसमें 2-3 सितारा लगा दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आवृत्ति क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, ध्यान दो इसमें बढ़िया से, सुनेंगे। आवृत्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब सुनना जरा एकदम ध्यान से तो क्लियर हो जाएगा। कहता है कि एक गिनेंगे तो तरंग कुछ देर दोलन करेगा, एक सेकंड में जितना बार दोलन करेगा वही आवृत्ति। एक सेकंड में तरंग कुछ ना कुछ तो दोलन करेगा, कितना बार दोलन करेगा वो उसकी आवृत्ति। आवृत्ति जस्ट लाइक हृदय के धड़कन जैसा। आपको ध्यान रखना, आवृत्ति का मतलब हृदय का धड़कन, जो कहीं नहीं बदलता है, और इसीलिए इस पर 4-5 ऑब्जेक्टिव आता है। पूछेगा ट्रांसफार्मर में क्या नहीं बदलता, वोल्टेज, धारा, आवृत्ति, आवृत्ति। अपवर्तन में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट गया, क्या नहीं बदलेगा, वेग, पथ, आवृत्ति। तुम कहना कि सर पानी में जाएंगे तो वेग बदल जाएगा, टाइम बदल जाएगा, लेकिन धड़कन अंदर वही चल रहा है, वो नहीं बदले, और इसीलिए आवृत्ति हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कहीं भी, चाहे ट्रांसफार्मर लो चाहे चार्ट। आवृत्ति कहते किसको, फिर से बोलो, एक सेकंड में जितना बार दोलन करेगा उसको हम लोग आवृत्ति कहते। एक सेकंड में किए गए दोलन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति को या तो एन से लिखते, या आपको ध्यान रखना है इसको भी को टेढ़ा करते, इसको न्यू पढ़ते हैं। सुनेंगे कई लड़के को पढ़ने नहीं आता, भी टेढ़ा लिखेंगे तो सोचेगा कि वो लिखने में सबसे टेढ़ा हो गया, वो अपने सीधा कर लेता। ध्यान रखना, भी टेढ़ा रहेगा तो क्या समझना, न्यू, और न्यू कहीं भी रहेगा तो समझना फ्रीक्वेंसी। आपको कहेंगे ई बराबर एच, ऐसे कर दिए, क्या पढ़ोगे, एच न्यू, ई बराबर एच न्यू। अभी इसको समझने की जरूरत नहीं है, अभी केवल न्यू बोलेंगे तो क्या समझना, आवृत्ति। दूसरा इसको एन भी कह सकते, और एक सेकंड में कितना बार दोलन कर रहा है इसको हम लोग किससे मापते हैं, हर्ट्ज से, इसको एचजेड से मापते हैं। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है, हर्ट्ज है। तो नीचे लिख दीजिए जल्दी से, नीचे डैश लिख दीजिए, एक सेकंड में
एक सेकंड में किए गए दोलन की संख्या को, एक सेकंड में किए गए दोलन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में किए गए दोलन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। नीचे डैश लिख दीजिए। आवृत्ति को एन या न्यू से सूचित करते हैं। भी को टेढ़ा कर देंगे तो क्या पढ़ोगे? न्यू। एन या न्यू से सूचित करते हैं। एन या न्यू से सूचित करते हैं। और नीचे डैश लिख दीजिए। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज है। हर्ट्ज को एचजेड से लिखते हैं। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज है। हर्ट्ज है। ध्यान दो, एक बच्चा कह रहा है कि सर घना माध्यम होगा तो दोलन तो कम जाए। अच्छा ये बताओ, झुलवा पर एक बच्चा, हल्का बच्चा बैठा है, तब उसको एक चक्कर लगाने में कुछ समय लगेगा। उसी झूला पर अब हम बैठ जाए तो एक चक्कर लगाने में समय लगेगा। किसका ज्यादा हो? जल्दी बोलो। दोनों का बराबर हो। हल्का बच्चा होगा तो वो दूर तक जाएगा और आराम से आए। हम बैठेंगे तो तुरंत गए तुरंत चलाएंगे। नहीं समझा बात जी? अरे कम होगा तो जल्दी। दोलन में प्रभाव टाइम पर नहीं पड़ता और आवृत्ति पर नहीं पड़ता। ये बात दिमाग में सेट रखना। ये नहीं समझना कि भारी बैठ गया तब क्या होगा। हल्का रहो, भारी रहो, सब धन 22 पसेरी। बात आया समझने? चलो अब सुने। अब यहां से हम लोग को दो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आएगा, दोनों पर ध्यान दीजिए। देखो हम लोग क्या सीखे, एक सेकंड में जो दोलन होगा उसको आवृत्ति कहेंगे और एक दोलन में जो समय लगेगा उसको आवर्तकाल कहेंगे। आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे का उल्टा होता है, यानी n बराबर 1/t या t बराबर 1/n। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा आवृत्ति और आवर्तकाल के गुणनफल का मान क्या होता है? 1 होता है। क्लियर है सबका? तीसरा नंबर हम लोग जानते हैं वेग बराबर दूरी बटे समय। ऐसा फार्मूला पढ़ो। बोलो वेग को भी लिख दे। दूरी को तरंग में क्या कहते हैं? लैम्डा गुना 1 बटे समय, और 1 बटे समय को क्या कहते हैं? n। इसीलिए v बराबर n लैम्डा एक इंपॉर्टेंट फार्मूला। कैसे आया तो समझ में आ गया सबको। अब हम लोग के पास एक इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया v बराबर n लैम्डा। बोलो जहां v क्या है? वेग, n क्या है? फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। और इसी पर हम लोग को कुछ क्वेश्चन चलना है। तो नीचे जल्दी से फार्मूला लिख दीजिए तीनों। नीचे फार्मूला लिख दीजिए। n बराबर 1/t, t बराबर 1/n, v बराबर n लैम्डा। एक बार फिर से कई बच्चे कह रहे हैं कुछ नहीं है फार्मूला में। वेग का फार्मूला होता है दूरी बटे समय। अब आप अपने से सोचोगे वेग को v, दूरी को लैम्डा, समय को t, v बराबर लैम्डा गुने 1/t, और अपने से सोचोगे 1/t को n कहते हैं, इसीलिए v बराबर n लैम्डा। 1/t को ही n कहते हैं। एकदम हम समझते हैं कि सारे बच्चे सीख गए होंगे इसको। चलिए अब हम लोग इस पर क्वेश्चन चलेंगे। देखिए कैसे क्वेश्चन देता है। बस देखिए, किसी तरंग टंकी में 3 क्वेश्चन बनवाएंगे, बस तीनों में फिट हो जाना चाहिए। तब बेसिक हो गया तुम्हारा जो वेव का है। देखो किसी तरंग टंकी में 5 सेकंड में 10 दोलन होता है। तरंग के द्वारा 5 सेकंड में 10 दोलन होता है। 5 सेकंड में 10 दोलन होता है। 5 सेकंड में 10 दोलन होता है। तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? इसकी आवृत्ति क्या होगी? देखा जाए, सभी बच्चे सुनेंगे। आवृत्ति कहते किसको है? 1 सेकंड में किए गए दोलन को। बोलो 5 सेकंड में 10 दोलन, तो 1 सेकंड में 10 बटे 5 दोलन कितना दोलन? 2। 1 सेकंड में जितना दोलन होगा वो आवृत्ति होगा, इसलिए फ्रीक्वेंसी बराबर कितना हो गया? 2 हर्ट्ज। नहीं समझा बात जी? 1 सेकंड में जो दोलन होगा वो आवृत्ति होगा। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन लिखो। फिर से समझा क्या? अरे क्वेश्चन अपरिभाषा, बस दोनों पर बस क्लियर हो जाए। क्वेश्चन अगला जरा बुद्धि लगा के बनाओ। किसी तरंग टंकी में तरंग के द्वारा 4 सेकंड में 20 दोलन पूरा किया जाता है। 4 सेकंड में 20 दोलन पूरा किया जाता है। 4 सेकंड में 20 दोलन पूरा किया जाता है। तो इसका आवर्तकाल क्या है? बढ़िया से पहले अपने से अस्तेप लिखो जल्दी से। अस्तेप कहता है 4 सेकंड में 20 दोलन पूरा करता है। एक क्वेश्चन में दिया है, हमें चाहिए आवर्तकाल क्या होगा। बोलो आवर्तकाल किसको कहते हैं? एक दोलन पूरा करने में जितना टाइम लगता है। पढ़े हो समझा? अपने से उल्टा करके लिखो कि 20 दोलन पूरा करने में 4 सेकंड लगता है, इसीलिए एक दोलन पूरा करने में 4/20 लगेगा, और इसीलिए 2 दूना 4, 0.2 सेकंड लगेगा। एक दोलन पूरा करने में जो समय लगेगा आवर्तकाल होगा t बराबर 0.2 सेकंड। नहीं समझ लगता है? समझ रहे हो ना? अपने से परिभाषा पर ध्यान देना। एक दोलन पूरा करने में जो टाइम लगेगा वो आवर्तकाल, 1 सेकंड में जितना दोलन होगा वो आवृत्ति। बोलो क्लियर है सबका? अब बताओ थोड़ा इसमें हम लेवल कर दें तो क्या v बराबर n लैम्डा से बना सकते हो? लिखो क्वेश्चन। लिखो किसी तरंग टंकी में तरंग 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। इसके एक श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी 10 मीटर है। एक श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी 10 मीटर है। तो इसकी आवृत्ति होगी, चलिए 4 चॉइस से लिख दो।
अगर कुछ इसमें नहीं आएगा तो चॉइस में चले जाना। 2 4 6 8 बना दिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर। देखो अब तुम लोग स्टेप पकड़ रहे हो, और जो लड़का सब स्टेप सीखता है तो हमको बड़ा खुश मिजाज हो जाता है कि आगे एकदम पकड़े, और स्टेप नहीं सीखते हो तो बड़ा तकलीफ होती है कि आगे पकड़ ही नहीं पाए। क्वेश्चन क्या कहता है, तरंग टंकी में तरंग का वेग बराबर, पढ़ो कितना, 40 मीटर प्रति सेकंड। श्रृंग और गर्त की दूरी बराबर 10 मीटर। बोलो फॉर्मूला v बराबर n लैम्डा, 40 बराबर n लैम्डा का मान 10, इसलिए n बराबर 40/10। बोलो कितना हर्ट्ज, 4 हर्ट्ज। पकड़ लिया है। हाँ सुनोगे, ये मूर्ख वाला ऐसा कई लोग बना लेता है। नालायक, बढ़िया से पढ़ो क्वेश्चन, हमने जान के घुमाया था। एक श्रृंग और गर्त की दूरी हमने दे दिया, अब परिभाषा पढ़ो। 2 श्रृंग और गर्त की दूरी को लैम्डा कहते हैं। सुनेगा, ये सब एकदम चालाकी करके रखता है परीक्षा, वो जानता है कि हम चाल बुने के फंस जाए। 2 श्रृंग और गर्त की दूरी को लैम्डा कहते हैं, इसलिए परिभाषा लिखा हुआ है। और हमने जान के क्वेश्चन में एक श्रृंग और गर्त की दूरी दिया, तो इसीलिए लैम्डा बराबर 2 श्रृंग गर्त होगा तो 20 मीटर होगा। लैम्डा की जगह 20 करोगे तो इसीलिए सही आंसर 2 हर्ट्ज हो गया, और बी गलत जवाब है, सही आंसर ए हो। सुनोगे जी, बढ़िया, ध्यान नहीं दिया एकदम धाय धाय मारोगे, गलत हो जाएगा। ध्यान जहां दिया कि अरे परिभाषा लिखा हुआ है 2 श्रृंग और गर्त की दूरी, इसमें चला के किया हुआ है 1 श्रृंग और गर्त की दूरी, समझ जाएंगे कि वो माया जाल है, सही कर लेना। बोलो बन जाना, सबसे जल्दी उतार लीजिए। उतारिए सब कोई। अब बताएं, ऐसा क्वेश्चन बन जाना सबसे ना। चलिए अब हम लोग चलेंगे दुनिया भूगोल का, एकदम रास्ता बने रहो, कॉपी बदल लो।